लिमिटेशन एक्ट में जो कंडोनेशन होता है, वो लिमिटेशन एक्ट में जो कंडोनेशन का प्रावधान है वो सूट में लागू नहीं होता है, लेकिन ऑर्डर 7 रूल 6 में जो लिखा हुआ है वो तो उसके कंट्राडिक्टरी है। तो दोनों को कैसे हार्मोनाइज किया जाएगा? इन्होंने डाउट क्रिएट किया है कि जब लिमिटेशन एक्ट कहता है कि सूट में लिमिटेशन एक्ट नहीं अप्लाई करता है, माने कंडोनेशन का प्रावधान अप्लाई नहीं करता है, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई सूट 3 साल के अंदर दायर करना है और 3 साल से ज़्यादा समय हो गया, तब वो बार्ड बाई लिमिटेशन हो गया, उसमें माफ़ी नहीं हो सकता है, लिमिटेशन का कंडोन नहीं हो सकता है। ये लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से, सेक्शन 5 के हिसाब से, लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 में कंडोनेशन होता है, माफ़ी होता है। लेकिन ऑर्डर 7 रूल 6 पढ़ने से पता चलता है कि ये यहाँ पर हो सकता है, कंडोनेशन हो सकता है, और उसका जिक्र करना था। ऑर्डर 7 रूल 6 को उन्होंने कोट किया, और कैसे हार्मोनाइज किया जाए इस पर ये बहुत हाईली टेक्निकल है, इसीलिए हम इस पर थोड़ा तवज्जो दे रहे हैं, और ये वकीलों और जजेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो हम इसको बताने के पहले ये आंसर दे रहे हैं उनके शर्मा जी के प्रश्न का कि सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रावधान अलग है, ऑर्डर 7 रूल 6 का प्रावधान अलग है। दोनों अलग अलग है, अलग अलग फील्ड में काम करता है, दोनों का मतलब अलग अलग। इसमें पढ़िएगा, इसका ऑर्डर 7 रूल 6 का हेड नोट है, तो ये कहता है एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन के बारे में बात करता है। और सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट कहता है कंडोनेशन की बात। तो कंडोनेशन वर्ड उसमें नहीं लिखा, कंडोनेशन का मतलब है माफ़ करना, तो उसमें हेड नोट में लिखा हुआ है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन माने समय का बढ़ाना। तो 3 वर्ड है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक हुआ एग्जेम्पशन, एक हुआ एक्सटेंशन, और एक हुआ कंडोनेशन। तीनों का डिक्शनरी मीनिंग अलग अलग है। एग्जेम्पशन मतलब एग्जेम्प्ट कर देना, आपको कोई काम करना है उससे आपको एग्जेम्प्ट कर दिया, आपको लिमिटेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया, तो आपका काम बन गया। तो एग्जेम्प्ट करने का पावर सिविल कोर्ट को है, ऑर्डर 7 रूल 6 के प्रावधान के हिसाब से वो एग्जेम्प्ट कर सकता है। लेकिन सीपीसी में कहीं स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कि कब किस कंडीशन में कितना दिन का कैसे एग्जेम्पशन मांगा जाएगा। ऑन दी कॉन्ट्ररी सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट में है कि सूट के लिए कंडोनेशन का एप्लीकेशन होगा ही नहीं, बाकी अपील और एप्लीकेशन के लिए अगर डिले हो गया तो कंडोनेशन ऑफ डिले हो सकता है। सेक्शन 5 में दीजिएगा, कारण बताइएगा कि क्यों देर हुआ। मान लीजिए 90 दिन के अंदर कहीं अपील फाइल करना है या रिवीजन फाइल करना है हाई कोर्ट में, अब 100 दिन हो गया, तो हम वहाँ पर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का पिटिशन देते हैं, कितना दिन हो गया उसको माफ़ कर दिया जाए, तो माफ़ हो जाता है। उसी तरह से फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील, कोई विशेष अपील फाइल हुआ लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जहाँ भी फाइल हुआ तो वहाँ डिले हुआ तो लिमिटेशन कानून करने का पिटिशन दिया जाता है, तो उस सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट में दिया जाता है। दूसरा वर्ड है एक्सटेंशन ऑफ टाइम। एक्सटेंशन ऑफ टाइम का एग्जैक्ट प्रावधान जो है इसमें लिमिटेशन एक्ट में नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम का प्रावधान है सीपीसी में ही, और सीपीसी के सेक्शन 148 में है। उसके हिसाब से अगर कोई काम करने के लिए पीरियड प्रेस्क्राइब है, पीरियड कहाँ प्रेस्क्राइब है, लिमिटेशन एक्ट इसी के लिए बना है। तो लिमिटेशन एक्ट में आर्टिकल है, सेक्शन के बाद सभी आर्टिकल में कौन सा काम कैसे होगा उसका पीरियड प्रेस्क्राइब है। तो लिमिटेशन का आर्टिकल 1 से लेकर के 112 तक कितना तरह का सूट फाइल होता है, उस सब आर्टिकल का 112 आर्टिकल दिया हुआ है, उसमें सबका लिमिटेशन अलग अलग तरह के सूट का लिखा हुआ है। लास्ट में है 113 सूट के लिए आर्टिकल, उसको बोलते हैं रेजिडुअरी आर्टिकल, वो बचा हुआ आर्टिकल है। तो वो इस बात को कवर करता है कि 1 से लेके 112 आर्टिकल में जो सूट कवर नहीं करता है, यानी कि कोई ऐसा सूट है जो 112 तरह के सूट में नहीं आता है, वो नया तरह का 113 तरह का, 114 तरह का, 115 तरह का सूट हो सकता है, तब उसका लिमिटेशन क्या होगा। तो ऐसे सभी सूट के लिए वो 113 कहता है कि जहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि 1 से लेकर 112 आर्टिकल अप्लाई नहीं करता है, तो 113 के हिसाब से उसमें 3 साल का लिमिटेशन लगेगा, या जो 113 में लिखा हुआ है वो लिमिटेशन लगेगा। उसी तरह से एक और आर्टिकल है,
वो एप्लीकेशन वगैरह के लिए है। तो लास्ट आर्टिकल है उसमें 136, जो एक्सक्यूशन के लिए जो हम इजराई फाइल करते हैं उसके लिए 12 ईयर लिमिटेशन है आर्टिकल 136 में। लेकिन अगर 114 से लेकर के 136 तक जितना तरह का एप्लीकेशन पड़ता है या अपील फाइल होता है, वो अपील और एप्लीकेशन वगैरह के लिए, चाहे सिविल कोर्ट में एप्लीकेशन पड़े या हाई कोर्ट में एप्लीकेशन पड़े, सिविल का हो या क्रिमिनल का हो या जो भी एप्लीकेशन हो, उस सब के बारे में जिक्र आता है। 136 तक जाके आर्टिकल तक समाप्त हो जाता है। तो वैसा एप्लीकेशन जो 136 के अंतर्गत नहीं आता है या वैसा अपील जो 136 के तक में नहीं आता है, तो उसके लिए 137 बना दिया गया कि उसमें भी 3 साल लिमिटेशन बना दिया गया कि जब राइट टू सू एक्रू करेगा तो उस समय से 3 साल का है, तो उसको भी रेजिडुअरी आर्टिकल बोलते हैं। तो ये लिमिटेशन एक्ट का एक स्कीम हुआ। तो लिमिटेशन एक्ट में एक्सटेंशन का प्रावधान नहीं है, लिमिटेशन एक्ट में कंडोनेशन का प्रावधान है और एग्जेम्पशन का प्रावधान भी लिमिटेशन एक्ट में है। लेकिन वो अगर सूट में एग्जेम्पशन चाहते हैं तो वो ऑर्डर 7 रूल 6 का सहारा लेकर के अगर प्लेंट में आप लिख देते हैं तो कोर्ट उसको कंसीडर करके एग्जेम्प्टेड मान लेगा या आदेश पारित करेगा या उसको एग्जेम्प्ट कर देगा, डिक्लेयर कर देगा कि वो एग्जेम्प्ट हो गया, प्लेंट आपका एडमिट हो जाएगा। अब वो सब कब होता है, एग्जेम्पशन का क्या क्या ग्राउंड है, ये सब ग्राउंड लिमिटेशन एक्ट में ही लिखा हुआ है। तो आप पहला तो समझ गए कि कंडोनेशन सूट में नहीं होता है, कंडोनेशन अपील और एप्लीकेशन में होता है। और कंडोनेशन का माने माफ़ी है, लेकिन सेक्शन 5 में हेड नोट में लिखा हुआ एक्सटेंशन, वहाँ वर्ड कंडोनेशन नहीं है, लेकिन बोलचाल की भाषा में चूँकि हम लोग माफ़ कराते हैं, डिले जितना हो गया उसको माफ़ कराते हैं, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंडोन करना। तो उस पिटीशन को कंडोनेशन बोलते हैं और सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत ही फाइल होता है। और उस पर बहुत सारा रूलिंग है, सिद्धांत प्रतिपादित हो गया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर आप ऐसा कारण बताएंगे जिससे कोर्ट को संतुष्टि हो जाए कि हाँ आपका कोई दोष नहीं है, आप उन कारणों से समय पर अपना अपील और एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सके, तो वो कोर्ट उसको माफ़ कर देगा। अब उसमें अदर साइड को परेशानी होती है तो उसको कुछ कॉस्ट दे करके माफ़ कर देगा या बिना कॉस्ट के भी कर देगा, जैसा भी होगा हो सकता है। और एक्सटेंशन का जहाँ तक सवाल है, वो 148 में पहले जो प्रावधान था अनलिमिटेड था, एक्सटेंशन करने का पावर अनलिमिटेड था कोर्ट को। लेकिन अब बाई अमेंडमेंट जो अभी है 2002 में जो अमेंडमेंट आया, उसके हिसाब से 1 महीना से ज़्यादा नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कोई काम करने का आपको प्रेस्क्राइब पीरियड है 90 दिन, 90 दिन है। जैसे कि रिटर्न स्टेटमेंट देने के लिए ऑर्डर 8 रूल 1 में 90 दिन है। अगर 90 दिन पार कर गया तो 148 CPC का सहारा लेके आप 30 दिन और बढ़वा ले सकते हैं। तो ऑर्डर 8 रूल 1 पढ़ करके और 148 के साथ पढ़ करके आप टोटल 120 दिन पीरियड अवेल कर सकते हैं। तो कोर्ट कहेगा कि हम 1 महीना एक्सटेंड कर देते हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि अभी 1 महीना वाला लग गया, वहाँ पर स्टॉप लग गया, फुल स्टॉप लग गया कि 1 महीना ज़्यादा नहीं एक्सटेंड कर सकता, तो ऐसा भी जजमेंट मिलेगा कि कोर्ट्स हैंड्स आर नॉट फेडर, कोर्ट्स आर सपोज टू इम्पार्ट जस्टिस बिटवीन पार्टीज। तो फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस 148 जहाँ पर नहीं अप्लाई करता है, वहाँ पर 151 अप्लाई करके कोर्ट एक्सटेंड कर सकता है इनहेरेंट पावर में। तो इनहेरेंट पावर यही कहता है कि अगर कोई प्रावधान CPC में लिखा हुआ है और दिया हुआ है और उस प्रावधान के हिसाब से अगर काम हो रहा है और उस प्रावधान के हिसाब से समय पर काम नहीं हुआ है, तो वो कोर्ट से आवेदन करेगा, तो वो कोर्ट उसको टाइम एक्सटेंड करके उसको एक्सेप्ट कर ले सकता है। तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम उसमें 148 जहाँ नहीं अप्लाई करेगा, 151 को भी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस सुटेबल केस में कोर्ट कर सकता है। तो आप एक्सटेंशन भी समझ गए, उसके लिए 148 भी समझ गए, अब कब 151 लागू होगा ये भी समझ गए। अब रहा शर्मा जी का स्पेसिफिक ऑर्डर 7 रूल 6 का। तो 7 रूल 6 का क्या मतलब है, थोड़ा सा समझा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे लिमिटेशन एक्ट में बहुत सारा सेक्शन है, वो सेक्शन 1 बाई 1 करके बोलेंगे, 4 है, 6 है, 12 है, 13, 14, 15, 17, 18, 19 अलग अलग संदर्भ में कहा गया है। तो उसी का संदर्भ ले करके हम प्लेंट में भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि वो लिखा हुआ है कि अगर कोई काम करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि सूट फाइल करने के लिए आज मेरा अंतिम दिन है,
और आज कोर्ट बंद है, आज मान लीजिए कि संडे है या कोई चीज़ का छुट्टी है, तो आज अंतिम दिन है, कोर्ट बंद हो गया, उसमें तो हमारा कोई दोष नहीं है, कोई कसूर नहीं है, और कल सोमवार को खुल जाएगा, आज संडे है तो कल खुल जाएगा। तो हम अगर सोमवार को फाइल करेंगे तो हमारा लिमिटेशन नहीं लगेगा, इसलिए कि जितना दिन कोर्ट बंद रहा, यानी कि एक दिन का हमारा लिमिटेशन था, तो एक दिन कोर्ट बंद था तो वो माफ़ हो जाएगा। तो माफ़ होने का मतलब हो गया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वहाँ पर एग्जेम्पशन, उसको लिमिटेशन पीरियड से एक दिन डिले को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, तो वो प्लेंट को एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे प्लेंट में कंडोनेशन माफ़ी का दरखास्त सेक्शन 5 में नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ये शो करेंगे कि हम जिस दिन सूट फाइल करने का लास्ट डे था उस दिन कोर्ट बंद था, ये हमको बोलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, या कोर्ट सुओ मोटो भी ले सकता है कॉग्निजेंस। और मान लीजिए एक दिन का है तो कोई बात नहीं, मान लीजिए कि दशहरा की छुट्टी होगी 1 महीना, आज हमको फाइल करना था, पता चला आज ही छुट्टी हो गई और 1 महीना छुट्टी रह गई, अब 1 महीना के बाद कोर्ट खुलेगा, तो हम खुलते कचहरी, जिस दिन कचहरी खुलेगा उस दिन फाइल कर देंगे, तो हमको लिमिटेशन नहीं लगेगा सूट में। तब हमको लिखना होगा कि आज हम सूट फाइल करने वाले थे लेकिन आज कोर्ट बंद हो गया, किसी कारण से हम नहीं फाइल कर सके, बंद होने के बाद 1 महीना कोर्ट बंद रहा, आज खुला तो हम आज इसको फाइल कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो लिमिटेशन है इसमें 1 महीने का उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। तब ऑर्डर 7 और 6 का सहारा लेके कोर्ट एग्जेम्प्ट कर देगा। उसमें स्पेसिफिक ऑर्डर करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो सिरदार स्तर से ही हो जाता है, और प्लेंट के बॉडी में उसको सिर्फ अलग से पिटिशन देने का, प्रेयर करने का जरूरत नहीं, उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर देना है प्लेंट में, ताकि उसको सिरदार पढ़ के समझ ले, वो लोग जानता है, उसको इग्नोर नहीं करेगा, और अगर आवश्यकता होगी तो कोर्ट उसको पढ़ करके अपने आदेश में भी ला सकता है। दूसरा प्रावधान है सेक्शन 6, वो कहता है डिजेबिलिटी, लीगल डिजेबिलिटी कहते हैं अगर कोई आदमी माइनर है तो माइनर कोई काम नहीं कर सकता है, लीगल वर्क, वो कोई उससे इंसेन है, लुनेटिक है, इडियट है, ये सब जो कानून में है, तो वो कोई काम करेगा, अगर उस पर केस करना है या उसके द्वारा केस करना है तो उसको गार्जियन के थ्रू करना पड़ेगा, और वो अपने नहीं कर सकता है। तो वो जितना, मान लिया कि आज हमको कोई केस फाइल करने का, आज हमको लास्ट डेट है और किसी तरह से हम माइनर हैं और हम नहीं कर सके, तो जितना दिन तक हम माइनर रहेंगे, मान लिए कि 10 साल तक हम माइनर रहे, या 5 साल तक रहे, या 2 साल तक माइनर रहे, तो माइनर जितना दिन रहे उतना पीरियड एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जिस दिन हम मेजर होंगे, जिस दिन मेजर होंगे उसी दिन हमको सूट फाइल कर देना होगा। अगर मान लीजिए कि हमारा पागलपन का दौरा पड़ रहा है, तो जिस दिन पागलपन का दौरा पड़ रहा है उस दिन केस फाइल करना चाहिए था, हमको उसके पहले से या उसी दिन से दौरा पड़ गया और हम 6 महीना तक उसी पागलपन के दौरे में रहे, हम ठीक नहीं हुए, और जब ठीक हो जाएंगे तो 6 महीना के बाद हम फाइल कर सकते हैं, तो लिमिटेशन नहीं लगेगा। तो ये बात हमको प्लेंट में लिखना होगा, तो कोर्ट एग्जेम्प्ट कर देगा उतना पीरियड को। उसी तरह से होता है कि मान लीजिए कि कोई सूट फाइल करना है, और सूट फाइल करने के लिए कोई आदेश का नकल लेना है या कोई डॉक्यूमेंट का नकल लेना है जिस पर कि सूट हम रिलाई अपॉन करते हैं, और नकल लेने में 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना लग गया और हमारा लिमिटेशन एक्सपायर कर गया, तो वो जो नकल लेना जरूरी है जिसके बेसिस पर सूट फाइल करते हैं, तो वो नकल लेने का जो समय है वो भी नकल का समय एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तीसरा प्रावधान है कि अगर हम गलती से, हमको कोर्ट में फाइल करना चाहिए था पटना में सिविल कोर्ट में सूट, हम गलती से गया में फाइल कर दिए रॉन्ग एडवाइस की वजह से, या बोनाफाइडली कर दिए गया में, और 1 साल तक गया में लड़ते रहे, बाद में पता चला कि हम गलत जगह में केस फाइल कर दिए, तो या तो वहाँ से प्लेंट रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न हो जाएगा तो यहाँ पर पटना में वो चला देगा। तो रिटर्न जब होता है, ऑर्डर 7 के अंतर्गत रिटर्न होता है प्लेंट, तो उसमें कोर्ट इंडोर्समेंट कर देता है कि जाकर प्रॉपर कोर्ट में फाइल कीजिए, तो वही पीरियड को एग्जेम्प्ट कर देता है। और अगर मान लीजिए वो प्लेंट रिटर्न नहीं हुआ, हम खुद विड्रॉ करके फाइल करेंगे तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर हम विड्रॉ भी नहीं करते हैं, वहाँ पर केस खारिज हो जाता है कि जुडिक्शन नहीं है, या हम उस केस को छोड़ देते हैं और फिर पटना में फाइल करते हैं, उसमें लिखते हैं कि हम ऐसा ऐसा फाइल किया था वहाँ गलती से, ऐसा दिन हमारा समय लग गया, तो उसका प्रमाण दे देंगे तो हम उनको कोर्ट यहाँ एग्जेम्प्ट कर देगा, तो वो भी हो जाएगा। तीसरा है प्रावधान सेक्शन 15 में कि अगर हमको कोई हायर कोर्ट से कोई स्टे हो गया है, कोई इंजंक्शन हो गया कि आप मुकदमा नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कुछ इस तरह का आदेश आ गया, तो जितना दिन तक वो आदेश लागू रहेगा वो पीरियड भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कोई धोखाधड़ी का केस है, कोई धोखा से हमसे कोई कागज़ दिखवा लिया
और उसका लिमिटेशन आज एक्सपायर कर रहा है, तो हमको ये पता ही नहीं है कि हमसे धोखा से लिखा, हमको 6 महीना के बाद पता चला कि धोखा किया था। तो जिस दिन हम धोखा को डिस्कवर करेंगे, फ्रॉड को डिस्कवर करेंगे, और जिस दिन पीरियड एक्सपायर किया उस दिन से 6 महीना का टाइम है वो एग्जाम्पशन हो जाएगा ऑर्डर 706 में। उसी प्रकार से मान लिए कि हमारा रुपया बाकी है किसी के यहाँ, ठीक है, और रुपया बाकी है, 3 साल के अंदर हमको केस फाइल करना देगा, लेकिन 3 साल में नहीं फाइल किए, उसके एवज में 3 साल जिस दिन पुरने जा रहा था उसके 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या अंतिम दिन भी 3 साल आज पुर रहा है, तो आज जिस व्यक्ति पर हम केस कर रहे हैं वो आदमी है जो एक्नॉलेज कर लेता है कि हाँ आपका रुपया बाकी है, हम दे देंगे, एक्नॉलेजमेंट लिख करके दे देता है। तो जिस दिन वो लिख करके दे देगा फिर वहाँ से 3 साल का लिमिटेशन चल जाएगा। तो एक्नॉलेजमेंट से भी लिमिटेशन का अपने आप एग्जेम्पशन हो जाता है, ये एक्सटेंशन हो जाता है। और अगर उसी बकाया राशि में मान लीजिए 1 लाख रुपया बाकी है, उसमें 1000 रुपया वो दे देता है, लिमिटेशन लगने के बाद भी दे देता है, तो जिस दिन लिमिटेशन के अंतर्गत ही वो जमा कर देता है, तो फिर वहाँ से फ्रेश लिमिटेशन हो जाता है। और एक और सेक्शन 25 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रावधान है, वो कम लोग जानते हैं, सेक्शन 25 सब क्लॉज 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि अगर लिमिटेशन एक्सपायर कर गया तो एक्सपायर करने के बाद भी एक्नॉलेज कर सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएगा, फिर वहाँ से फ्रेश लिमिटेशन होगा। लेकिन ये जो एक्नॉलेजमेंट है सेक्शन 18 लिमिटेशन एक्ट में एक्नॉलेज करने का, कि लिमिटेशन एक्सपायर करने के लास्ट दिन जिस दिन कर रहा है, एक्सपायर होने के आधा मिनट 1 मिनट पहले भी अगर एक्नॉलेज करता है, तो अगर एक्सपायर कर गया तब वो एक्नॉलेजमेंट वैलिड नहीं होगा, तब वो एक ऐसा एक्नॉलेजमेंट वैलिड होगा सेक्शन 25 सब क्लॉज 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, तो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है और वो लाइबिलिटी उसके ऊपर चलाता है, उससे फिर लिमिटेशन स्टार्ट करता है। ये जनरली मनी क्लेम, मनी सूट वगैरह में बैंक वगैरह ये सब करता है। अब बैंक क्लेम करता है, बैंक कंफर्मेशन लेटर, बैलेंस कंफर्मेशन लेटर, एक्नॉलेजमेंट लेटर पर दस्तखत करा करके पीरियड एक्सटेंड करता है, इसलिए 2 साल 3 साल में नहीं हो रहा है केस तो 5 साल 10 साल तक खींचते रहता है, बराबर एक्सटेंड होते रहता है, करते रहता है। तो पार्ट पेमेंट वाला है सेक्शन 19 और एक्नॉलेजमेंट वाला है सेक्शन 18, फ्रॉड वाला है सेक्शन 17। इसलिए 4, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 ये सब जो सेक्शन लिमिटेशन एक्ट में बनाया गया, ये सब जो सेक्शन है, ये सब सेक्शन है जो एग्जेम्पशन के बारे में बात करता है कि इस सब कंडीशन में लिमिटेशन से वो पीरियड, जितना पीरियड तक ये सब चीज़ होते रहा वो एग्जेम्प्ट रहेगा। और वो एग्जेम्पशन कोर्ट को कैसे पता चलेगा, जब हम प्लेंट में लिखेंगे तब ने, खास करके सूट के लिए। बाकी अपील और अप्लीकेशन के लिए तो हम कंडोनेशन का पिटिशन लिखेंगे तो उसमें भी सब चीज़ लिख सकते हैं, तो वहाँ पर हम लिखेंगे तो कोर्ट एग्जाम करेगा कि पीरियड हैज एक्सपायर ऑन सच एंड सच डेट एंड दिस हैज बीन एक्सप्लेन इन द प्लेंट पारा नंबर सो एंड सो एंड देयरफॉर इन व्यू ऑफ ऑर्डर 706 ऑल सच पीरियड आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, प्लेंट इज एडमिटेड। तो प्लेंट एडमिट होगा। तो हम समझते हैं कि शर्मा जी का क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये एकेडमिक क्वेश्चन है और आंसर भी एकेडमिक हो गया। ये बहुत लोग इस पर ध्यान देंगे और समझेंगे तो वकील लोग इसका लाभ उठाएंगे और जज लोग भी इसका उठाएंगे। थैंक यू, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। दैट इज़ ऑल।